आइए चलिए अब थोड़ा सा हम त्रेता युग के बारे में डिटेल में बात करते हैं। त्रेता युग जब आया होगा तो क्या क्या हुआ होगा त्रेता युग में, ठीक है ना। त्रेता युग में ज्ञान की स्थिति क्या रही होगी, ज्ञान और विज्ञान की क्या स्थिति रही होगी, और कलयुग में क्या उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है ना। अब किसी भी चीज़ को अगर हम ओवरलैप किसी भी सोचिए कि मैं हूँ या कोई भी है, तो ये सोचिए कि अगर आप प्रकाश काल जी रहे हैं और एक तरफ कलयुग ब्लैक है, यानी एक प्रकाश है और एक अंधकार काल है, ठीक है ना। उसको हम भूतकाल भोगकाल जो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश काल और जो अंधकार काल है, यानी जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश इट मीन्स ऊर्जा का उत्सर्जन, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिपल्सन, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इज देयर, ठीक है ना। तो एक, और दूसरा क्या है, अंधकार काल है अब्जॉर्प्शन, एवरीथिंग इट अब्जॉर्ब्स, तभी तो अंधकार है, कुछ भी मिले सब अब्जॉर्ब कर लिया। तो अब सोचिए कि प्रकाश और अंधकार एक साथ मिल जाए तो क्या होने वाला है। तो उसने जो हमें कही है, तो वो जो युग आता है जब हम अध्यात्म रखते हैं तो वो सबसे पहला है त्रेता। भाई अगर हम प्रकाश को सतयुग कहेंगे, वो उसको अगर हम अंधकार को आपका कलयुग कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये दोनों का अगर मिलन हो जाए तो दो युग की और रचना हो जाती है। सबसे पहले त्रेता युग की और द्वापर युग की हम रचना करते हैं, जहाँ द्वापर में उसका विज्ञान क्रिएट होता है, ठीक। लेकिन अब त्रेता युग में भी तो द्वापर जिया गया होगा, कलयुग भी जिया गया होगा, पर इस त्रेता युग का जितना समय है वो जिया जाता है, मतलब युग जो है, फिर बता रहा हूँ मैं, युग जिया जाता है और जो भोगा जाता है वो अलग हो। भोगा में टाइम क्रिएट होता है, ठीक है ना। जब हम उसको स्पेल आउट करेंगे, जब हम उसे डिफाइन करेंगे ना कलयुग को, तो इसकी जब हम डेफिनेशन बताएंगे तो आपके समझ में आए। भाई कोई भी चीज़ क्रिएट करिए, भोगा भोग अगर तुमने क्रिएट करा हो तो भोगी उत्पन्न हुआ होगा, दोनों क्रिएशन हुई होगी। तो भोग ने जो भोग जितना समय भोगने में लगा गया वो तो टाइम क्रिएट हुआ होगा। भाई भोग खत्म भी तो होगा, भाई आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसके खाने जितना समय उसको खाने में लगता है उसी को, इसीलिए उसे भोग काल कहते हैं। तो टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, ज्ञान जब आप यहाँ पर ज्ञान क्रिएट हुआ, यहाँ पर ज्ञान का विज्ञान क्रिएट हुआ द्वापर युग में। विज्ञान जब क्रिएट होता है, यू जस्ट आप उसको प्रैक्टिलाइज करते हो, यूज नहीं करते हो, ठीक है ना। यहाँ पर यूज नहीं होता, इसका विज्ञान जानना, ज्ञान का विज्ञान जानना ही द्वापर युग है। यहाँ यू आर नॉट यूजिंग इट, आप उसे फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जब विज्ञान है तो सिर्फ भाई आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो आप भोगोगे नहीं, भोगोगे नहीं तो फील ही तो करोगे कि हाँ यार मैंने रंग, ओहो रंग है, इट मीन्स कलर, कलर इज होता है और मैं उस कलर का विज्ञान जानता हूँ, ठीक है ना। रंग होता है तो रूप भी है, रूप भी है, रूप के बाद गंध भी है यार, उसकी सुगंध भी है। तो ये सारी फील करने की चीज़ है, ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं त्रेता युग जैसी सृष्टि में, जैसे इन दोनों का मिलन है, कैसे कितनी चीज़ें उत्पन्न हुई है, फिर द्वापर युग में क्या हुआ होगा और कलयुग में फिर साथ के साथ कलयुग में क्या हो रहा होगा, ठीक है। आइए जब हम बात करते हैं, सोचिए कि ये दोनों जो प्रकाश हो, इसे हम शिव और शक्ति के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का अगर मिलन हुआ है, अगर शक्ति उसे कैसे है, शिव इसे कहते हैं। ये धर्म विशेष नहीं है, ठीक है ना। धर्म को अब हम इस तरीके से जानेंगे जब हम धर्म पे आएंगे। ये स्वाभाविक क्रिया है, ठीक है ना। दोनों का मिलन एक स्वाभाविक क्रिया है। इसे शिव को हम प्रकाश कह सकते हैं और शक्ति को हम अंधकार कह सकते हैं। ये जैसे ही दोनों मिलते हैं तो चेतना जगती है, ठीक है ना। प्लस इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि बराबर ही है, इज इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीटनेस है, ठीक है ना। इसको हम कंप्लीटनेस करते हैं। सूत्र रखेंगे तो शिव और शक्ति, जैसे शिव और शक्ति का मिलन होता है तो चेतना जागती है। अगर ज्ञान किस चीज़ का मिला, ज्ञान रूप में हमें एक शब्द मिला चेतना, ठीक है ना। चेतना कब जागती है, जब तुम्हें पता होता है समथिंग हैज़ हैपेंड, ठीक है ना, कुछ हो गया है, एकदम से जागृत हो गए। तो यहाँ जो चेतना मतलब जागृत करने, जागृत हुआ है, यानी इसका ज्ञान मिला है, ठीक है ना। समथिंग हैज़ बीन इवॉल्व, कुछ चीज़ उत्पन्न जागृत हो गई है। जागृत मीन्स आपको ज्ञान जागृत हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ जागृत अवस्था उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ही जागृत अवस्था उत्पन्न होती है शिव शक्ति के मिलन में, तो इसका मतलब विचारक की
उत्पत्ति होगी, विचारक की उत्पत्ति होगी, ठीक है ना। विचारक ही तो होगा चेतना, यानी अगर जागृत अवस्था आई है तो विचारक भी उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है ना। तो विचारक का भाव भी उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। तो विचारक हुआ तो भाव भी उत्पन्न हुआ। भाव किस चीज का उत्पन्न हुआ? अब भाव जो उत्पन्न हुआ, यहां से जो उत्पन्न हुआ वो सुरक्षा का भाव हो गया। भाई जब ये दोनों मिले तो तभी तो मिले जब एक दूसरे को सुरक्षित, एक दूसरे के प्रति सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ होगा। मिलने के बाद ये दोनों अपने आप को सुरक्षित तो महसूस करने लगे होंगे, अभी तो सेपरेट थे, ठीक है। जैसे ही मिले, मिलने के कारण से क्या हुआ, सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। अब जागृत चेतना जागी, चेतना जागने से भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। तो विचार सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। यानी एक विचारक का जन्म हुआ। ये दोनों मिलकर, इन दोनों ने भूमिका निभाई किसकी, विचारक की, ठीक है ना। और भाव उत्पन्न करा सुरक्षा का, ठीक। तो पहले स्टेज में तो ये हो गया, ठीक है ना। अब ये सुरक्षा, अब देखिए चीज है, अब तो सुरक्षा जब भाव उत्पन्न हुआ तो किस, इसको भाव कहेंगे तो कर्म भी हुआ होगा। अब भाई भाव उत्पन्न हुआ तो कर्म भी तो हो रहा होगा। तो कर्म कौन सा हुआ, भक्ति का, ठीक है ना। भक्ति किसके प्रति, किसी नाम के प्रति। भाई कुछ तो होगा जिसका वो लिया जाएगा। भाई भक्ति किसी की तो करोगे, तो नाम की भक्ति। तो ये जो सबसे पहला शब्द आया नाम, ठीक है ना। ये कई त्रेता युग होने के बाद जब जागृत अवस्था आई होगी, ये स्टेज ऐसा नहीं है तो फील किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भक्ति भाव जब सुरक्षा हुई तो नाम ने सबसे पहले जन्म लिया, कब, त्रेता युग में, ठीक है ना। तो नाम कब हुआ, यानी ज्ञान, ज्ञान किसका हुआ। अब यहाँ पर ज्ञान क्या हुआ हमें, जागृत अवस्था हुई, ज्ञान किसका, जागृत का, ठीक है ना। चेतना हुई ना, यही तो विज्ञान, यही तो ज्ञान है, इसमें चेतना का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अगर हम इसे बोले हैं कि द्वापर युग में क्या हुआ, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये छोड़ी, ये तो विज्ञान की बात आ जाएगी। तो एक मिनट है, तो ये जो ज्ञान के रूप में हमें क्या मिली, चेतना मिली, ठीक है ना भाई। अब इसका विज्ञान देखिए, चेतना मिली, चेतना किस वजह से मिली, इन दोनों के मिलने से हमें चेतना मिली। जैसे चेतना मिली तो चेतना को कैसे जाना हमने, जब चेतना का विचार किया, ठीक है ना। अगर हम चेतना को विचार कहें, अब तो ये विचार आया तो फिर इसका विज्ञान भी आया होगा। तो विज्ञान भी आ गया तो चेतना का विज्ञान क्या हो गया, आपने यानी विचार, चेतना एक विचार हुआ तो ये जागृत फॉर्म हुई है। इसके जो वो हुआ उसे कहेंगे हम जागृत अवस्था, ठीक है ना। तो जागृत क्या हुआ, चेतना हुई तो कुछ जागृत हो गया, ठीक है ना। जागृत क्या हुआ, भाव हुआ, ठीक है ना। भाव किस चीज का, सुरक्षा का, ठीक है ना। ये सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ। तो विचार से विचारक आया, ठीक। और विचारक से भाव आया सुरक्षा का। और जागृत क्या हुआ, नाम हुआ। यानी अगेन हम इसे कहेंगे तो ट्राइबॉन्ड यहाँ बच जाता है। तो पहली बार द्वापर में क्या क्या हुआ, जरा हम इसे ट्राइबॉन्ड थ्योरी के समझते हैं, ठीक है ना। ज्ञान और विज्ञान का है, तो यहाँ से ज्ञान आया, यहाँ पर जो ज्ञान है किस फॉर्म में है, चेतना के फॉर्म में, ठीक है ना। यानी ये साक्ष्य भाव आया, ठीक है ना। ये चेतना है, ठीक है ना। चेतना से विचार आया, ठीक है ना। विचार को जब इसने तोड़ा तो विचार कब आया, जब आपने भाव उत्पन्न हुआ, भाव कर्म क्या हुआ, भक्ति हुई, ठीक है ना। और यहां से हमें नाम की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। विचार या हमें नाम की प्राप्ति हुई, ठीक है ना।
भाव आपको आया सुरक्षा का, ठीक है ना। ये एक दूसरे को सुरक्षित करेंगे तभी तो होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कितनी चीज़ें मिली हमें, चेतना मिली, विचार मिला, भाव मिला, भक्ति मिली, ठीक है ना। और लास्ट में जो जो आया हमारे पे विज्ञान स्वरूप हमें नाम मिला, ठीक है ना, ठीक। और भक्ति से हमें धर्म मिला, ठीक है ना। धर्म और नाम की रचना हमें कहाँ पर मिली, द्वापर युग में मिली, द्वापर काल में मिली। कब, ये काल ही तो त्रेता युग भोग रहे हो, तो ये त्रेता काल हो गया, ये द्वापर काल हो गया, ये कलयुग काल हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हुई, ठीक। ये मतलब हमें नाम मिला, धर्म मिला और नाम मिला। कब, इसमें। अच्छा, अब यहाँ कलयुग है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर ये विचार बन रहा है तो यहाँ विकार भी बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ नाम मिला तो नाम बदनाम भी है। यहाँ नाम के साथ आपको, अगर इस नाम में आपको राम मिला है तो यहाँ आपको रावण भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो विज्ञान में उत्पत्ति हुई, यहाँ रावण ने जन्म लिया है, राम और रावण ने जन्म, नाम स्वरूप कौन मिला, राम मिला है और रावण मिला है, ठीक। ये धर्म की बात है। अब ये विज्ञान में क्या मिला होगा, अब बाय द वे देखिए विज्ञान में आ जाइए। जब हम कलयुग की बात करते हैं, कलयुग में, कलयुग का मतलब है कि सृष्टि में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं क्या मिला है, ठीक है ना। कलयुग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिली, ईएम रेडिएशन। कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए प्रकाश है, प्रकाश में फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ठीक है ना, और इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दोनों कोलाइड होते हैं तो क्या होता है, एक मिलता है, ये दोनों कंबाइंड एक रेडिएशन का उत्पन्न करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। ये तो हुआ होगा, ठीक है ना, यानी लाइट रेडिएशन प्लस मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, दो रेडिएशन तो मिली है हमें, ठीक है ना। और एक और चीज हमें उत्पन्न हुई है, ठीक। यहाँ तक तो हो गया। एक काल जब बीत गया, जब पूरा त्रेता युग बीतेगा तो यहाँ पर हमें साउंड मिलेगी, ठीक है ना। सबसे पहले जो एनर्जी उत्पन्न हुई है साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी पे क्या है, ये विज्ञान में क्या है, ठीक है ना, ये विज्ञान है, ठीक है ना। साउंड एनर्जी, अब नाम लोगे तो साउंड एनर्जी क्रिएट होगी। अब साउंड एनर्जी क्यों क्रिएट हुई भाई, ये देखिए लाइट रेडिएशन ने कितना स्पेस क्रिएट करा, जितना स्पेस क्रिएट करा लाइट रेडिएशन ने अब्जॉर्ब हुई है, तो उसने कुछ ना कुछ स्पेस तो क्रिएट किया होगा, ठीक है ना। तो यानी स्पेस क्रिएट करा है तो देयर कहीं ना कहीं कंप्रेशन फॉर्म हुआ होगा। जब कंप्रेशन फॉर्म हुआ होगा तो प्रेशर की उत्पत्ति हुई है। जब प्रेशर लगा है तो इसका मतलब ताप यानी टेम्परेचर की भी उत्पत्ति हुई है। तो ये फिक्स्ड, जब उस समय जब ये दोनों कोलाइड हुए तो प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट हुआ। इस टेम्परेचर और जो प्रेशर और टेम्परेचर ने जो बना, जो साउंड एनर्जी को क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। भाई आप प्रेशर करोगे तो रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, भाई आपकी कहीं ओवरलैपिंग होगी तो भाई सीधे सीधे कहीं ना कहीं प्रेशर एग्जर्ट होगा। प्रेशर एग्जर्ट होगा तो आसपास की चीज़ों में कंपन होगा। जब कंपन होता है तो साउंड एनर्जी क्रिएट होती है। जब साउंड एनर्जी क्रिएट होगी यानी प्रेशर और टेम्परेचर, टेम्परेचर में ताप का भी तो उत्पन्न नहीं होगी। अगर किसी चीज़ पे प्रेशर करोगे तो उसके मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, गति उत्पन्न होगी। गति उत्पन्न होगी तो जैसी गति उत्पन्न होगी तो उसका ताप भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या उत्पन्न हुआ सृष्टि में, सृष्टि में क्या उत्पन्न हुआ, टेम्परेचर और प्रेशर। आहा देखिए कितनी बढ़िया बात है। देखिए हम देखिए टेम्परेचर और प्रेशर आया है तो साउंड एनर्जी, जैसे इसको इग्निशन साउंड एनर्जी है तो ये फर्स्ट साउंड एनर्जी है, इट इज़ द फर्स्ट साउंड एनर्जी,
ठीक है ना, साउंड एनर्जी, ये फर्स्ट साउंड एनर्जी है, देखिए, ठीक है ना। यानी उस समय कितना प्रेशर था प्लस कितना टेम्परेचर था, जितना भी क्वेश्चन मार्क है ये साउंड एनर्जी के फॉर्म में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में क्या होगी, प्रिजर्व हो गई। तो ये जो सृष्टि का, इसे इग्निशन टेम्परेचर और प्रेशर कह सकते हैं। इग्निशन, जो पहली जो साउंड एनर्जी क्रिएट हुई थी, इट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए कितनी बढ़िया बात होगी। अब सबसे पहले सृष्टि में रचना क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रचना हुई, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेडिएशन की रचना हुई, जब वो स्पार्क हो तो लाइट भी निकली, ठीक है ना, और साउंड भी निकली, ठीक है ना। लाइट पहले दिखाई देती है क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स डाउन। भाई अंधकार तो नहीं दिखेगा ना, जैसे दोनों कोलाइड रिफ्लेक्ट हुई है, लाइट रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है ना। भाई ये क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, प्रकाश का मतलब भी फोर्स ऑफ रिपल्सन है। जैसे ये दोनों कोलाइड है, रिफ्लेक्ट हुई, तो इसमें क्या हुआ, ईएम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की उत्पत्ति हुई है कहाँ, ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की उत्पत्ति हुई है तो एक साउंड एनर्जी भी क्रिएट हुई। तो सबसे पहला क्रिएशन क्या हुआ है, ब्रह्मांड में त्रेता युग में साउंड एनर्जी क्रिएट हुई है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई वो नहीं होना, तो विज्ञान, यहाँ तक तो विज्ञान सही है। तो साउंड एनर्जी कौन है, द फर्स्ट साउंड एनर्जी, जो पहली साउंड एनर्जी, ठीक है ना, जो पहली साउंड एनर्जी है जिसमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व है, द टेम्परेचर, उस समय टेम्परेचर क्या था और प्रेशर क्या था। तो इस साउंड एनर्जी में ये चीज़ रेजोनेंस इफेक्ट हुआ है, और तो इन दोनों चीज़ों का प्रिजर्वेशन हो गई है, क्या स्टोर हो गई है ये इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑफ साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी, और वो ही इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव है, इट इज़ एन इंफॉर्मेटिव, ठीक है ना, जिसको हम चेतना कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये देखिए बहुत है। आप देखिए धीरे धीरे आपके कई वो चीज़ें पर अब जो है साउंड एनर्जी क्रिएट हुई, ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले मैटर कुछ नहीं आया, ठीक है ना। अब ये साउंड एनर्जी क्रिएट हुई। अब दूसरा जब आएगा, मतलब त्रेता युग में तीनों कालों में, कौन कौन से काल में, ये अपना त्रेता काल, ठीक है ना, द्वापर काल और कलयुग काल। कलयुग काल में क्या हुआ, साउंड एनर्जी क्रिएट हुई। तो सबसे पहले जो हुई साउंड एनर्जी क्रिएट हुई है, इसको हम, अगर ये साउंड एनर्जी क्रिएट हुई है तो सतयुग में हम इसे ओम कहते हैं, ठीक है ना, ओम जिसको कहते हैं। तो ओम इज द फर्स्ट साउंड एनर्जी एवर बीन क्रिएटेड विच हैज the information of that stage at उस समय की स्टेज का टेम्परेचर और प्रेशर की इंफॉर्मेशन जिस पे है, तो उस साउंड एनर्जी को जो सृष्टि का कारक बना, यही तो कारक बनी होगी भाई आपके साउंड है। अब आप देख लीजिए सब में यही फॉलो होने वाला है, सारा विज्ञान में लगा लीजिए, ठीक है ना। तो इस साउंड एनर्जी का क्रिएशन हुआ त्रेता युग में, ठीक है ना। अब त्रेता युग में ये तीन चीज़ें क्रिएट हुई थी, तो ठीक है ना, यहाँ पर ओम क्रिएट हुआ। फिर दूसरा त्रेता युग काल आया होगा, तब क्या क्रिएट हुआ, ठीक है ना। अब त्रेता युग ऐसा तो नहीं है धीरे, ये तो चलता रहा हुआ होगा ना, ठीक है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्रिएट होने लगी, ठीक है ना। और नाम पे आ गया, यानी लास्ट में जो क्रिएट हुआ त्रेता युग में, राम का नाम और रावण का नाम, ठीक है ना। दो नाम क्रिएट हुए, राम का और रावण का। कलयुग में रावण का और यहाँ पर त्रेता युग में राम का, ठीक है ना। अब ये विचार है, ठीक है ना। अगर हम इसे काल में कहेंगे तो ये भविष्य काल है, ठीक है ना। ये चेतना है, ये तुम्हें भविष्य काल दर्शाती है। और इसे अगर काल में डिवाइड करेंगे तो ये जिया जाता है, ठीक है ना। और ये द्वापर काल है, तो त्रेता युग का द्वापर काल है, ठीक है ना। जब इसे भोगने की अवस्था में आया होगा तो राम का नाम मिला, ठीक है ना। यहाँ पर से राम का नाम क्रिएट हुआ, ठीक। अब इस स्थिति में इसमें यहाँ पर तो चेतना ही चेतना थी, सिर्फ चेतना थी। यहाँ पर चेतना का विज्ञान क्रिएट हुआ, यानी भाव क्रिएट हुआ, भक्ति कर्म क्रिएट हो गया, ठीक है ना, भक्ति क्रिएट हो गई।
तो यहाँ पर ये स्वरूप बन गया, ठीक है ना। ठीक, और जैसे ही यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन बन गया। तो ये क्या बन गया, अब साउंड एनर्जी, आप यहाँ पर साउंड क्रिएट हुई, इस आगर को भेजा। तो जब आप किसी चीज़ को भोग लेते हो, राम को जब भोग लिया गया, ठीक है ना, साउंड एनर्जी क्रिएट कर दी गई, तो यहाँ पर मैटर क्रिएट हो गया, ठीक है ना, यानी रूप धरा गया, ठीक है ना। यहाँ पर रूप किस चीज़ का हुआ ये हम देख लेंगे कि यहाँ पर रूप का क्रिएट हुआ कलयुग में। तो रूप यानी मैटर, यहाँ मैटर का रूप हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी उम्र है, ठीक। अभी देखिए बहुत कई चीज़ें हैं। देखिए जब हम इसके विशेष ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि भाई त्रेता युग में जागृत अवस्था में जो भी है, जो भी अगर हम त्रेता युगीन कहते हैं किसी को भी, कि कहीं अभी भी त्रेता युगीन चल रहा है कि जागृत, जैसे इसका रहस्य हम खोल सकते हैं, ठीक है। किसका रहस्य खोलेंगे? तो हम जैसे त्रेता युगीन, अभी इस पृथ्वी में अगर त्रेता युगीन कोई रह रहा है तो तिरुपति बालाजी, ठीक है ना, जहाँ जागृत अवस्था में अगर कोई होता है तो उसे हम उसका रहस्य खोल सकते हैं। जब हम द्वापर युग की बात करते हैं तो द्वापर युग अगर जिया गया होगा, ठीक है ना, फील किया होगा, तो कृष्ण ने फील करा, तो ये कौन सा युग हो गया? तो आप अगर हम अपना जगन्नाथपुरी का रहस्य है सारे खुल जाएंगे जब हम धीरे धीरे करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे, इधर करें तो तुम्हारे उसके भी होगी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ है। अभी तो अपने ऊर्जा व्यवस्था भी, ऊर्जा जिसको कहते हैं ऊर्जा व्यवस्था में जब हम डिस्कस करेंगे तो वास्तुशास्त्र यानी फ्लो ऑफ एनर्जी भी आएगा, तो उससे तुम्हारा सारा विज्ञान क्रिएट होता रहेगा। जब विज्ञान क्रिएट होगा तो इन सब के रहस्य यानी द्वापर युगीन जो भी हैं, जैसे अपना जगन्नाथपुरी हैं, या जो भी आप जो इन काल में है, जिस काल में लिखा गया है, जैसे त्रेता युगीन कहेंगे तो जैसे हनुमान जी को त्रेता युगीन में, तो वहाँ के रहस्य खुलते जाएंगे। जैसे द्वापर युगीन है तो वहाँ के जो धर्म के रहस्य हैं, जैसे अपना जगन्नाथपुरी के सारे रहस्य खुल जाएंगे जैसे हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कलयुग में जैसे है, तो कलयुग कहाँ गलत हुआ? कलयुग में तो देखिए, कलयुग मानते हैं तो विज्ञान का युग है, तो विज्ञान नहीं, इसे अविज्ञान कैसे हुआ ये हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। अभी जब हम इसमें क्या क्या क्रिएट हुए, धर्म और बढ़ाएंगे। अभी तो धर्म नहीं आया, कई चीज़ें नहीं आई, तो जब हम इसे अविज्ञान कैसे हुआ, यानी अधर्म और कलयुग में अधर्म और अविज्ञान का जन्म कैसे हुआ वो बताने वाले हैं। आइंस्टीन का सूत्र क्या है? आइंस्टीन क्या कहना चाहता है? E=mc² से स्टीफन हॉकिंस भगवान को नहीं मानते थे, क्यों नहीं मानते थे, वो गलत क्यों है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये विशेष ज्ञान में तो ये तो बहुत लंबा हो सकता है, कितने दिन चले, क्योंकि जब बताएंगे तो पूरी की पूरी व्यवस्था के साथ बताने वाले हैं कि धर्म और विज्ञान, जब धर्म और विज्ञान की बात करते हैं, धर्म और विज्ञान में कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी अगर हम ऊर्जा शास्त्र फॉलो करेंगे। अभी तो आप अर्थशास्त्र फॉलो करते हैं, जब मैं बताने वाला ऊर्जा शास्त्र, जब हम ऊर्जा शास्त्र फॉलो करेंगे तो हम पे कोई त्रुटि नहीं रहेगी। अब आप मॉलिक्यूलर संगठनात्मक व्यवस्था को फॉलो करते हैं, मैं तुम्हें बोलूँगा कि तत्व आधारित व्यवस्था को फॉलो करो, यानी आप कौन से तत्व है, तो आप मानव का विकास करिए। सब पहले सिंगल मानव का विकास होगा। मानव का विकास कैसे होगा? जिस ये एक ज्ञान को होगा वो अपना ज्ञान का समर्पण किसी दूसरे को करे, ठीक है ना। तो दूसरे को किसको? यानी एक गुरु बने और एक शिष्य बने, और यही व्यवस्था लागू होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई, मैं विज्ञान जानता हूँ, तो जिज्ञासु जो विज्ञान के जिज्ञासु है उनको मैं अपना जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो उसे दूँ, तो निर्माणशाला का रचना होगी। और जब अपना ज्ञान जो है यानी धर्म का ज्ञान है, मैं किसी धर्म के जिज्ञासु को दूंगा तो यज्ञशाला की निर्माणशाला होगी, और ये एक व्यवस्था बन जाएगी, ठीक है ना। और इससे जो आविष्कार होने वाले हैं वो त्रुटिपूर्ण नहीं होंगे, इतनी मेरे को पता है, क्योंकि हम जो है पूरी ऊर्जा व्यवस्था इस तरीके से लागू होती है, मतलब वो उसका पूरा वास्तु निर्माण हो रखा है। वास्तुशास्त्र यानी फ्लो ऑफ एनर्जी बताएंगे हम, बताएंगे कि धरती रात और दिन वास्तव में उसी प्रकार होते हैं जो आज के विज्ञान ने बताए हैं। धरती घूमती है, सूर्य के चक्कर लगाती भी है कि नहीं, ठीक है ना।
कौन सा अगर नहीं लगाती है तो कैसा मूवमेंट होता है धरती का। जब हम एनर्जी फ्लो के बारे में एनर्जी फ्लो चार्ट बनाएंगे तो बहुत सीधे उसे समझ आ जाएगा। तो हम जब ये सारी चीज़ों को वो करेंगे, वो बताएंगे, इसका सारा विज्ञान बताएंगे, तो हो सकता है विज्ञान की भी परंपराएं टूट जाए, ठीक है ना। तो जब हम कलयुग पे आएंगे, त्रेता युग में हो गया, उसके बाद हम कलयुग द्वापर में जाएंगे, फिर कलयुग में जाएंगे, कलयुग से फिर हम वापस विज्ञान की ओर आएंगे, ठीक है ना। तो उसमें ये सारी परंपराएं, शायद मिथक जो विज्ञान के हैं वो भी टूटेंगे, ठीक है, और धर्म के तो टूटेंगे। धर्म क्या है, विज्ञान क्या है, अब हम इसकी डेफिनेशन में आने वाले हैं। जैसे हम इसको बढ़ते हैं तो नाम आ गया, नाम के बाद सीधे सीधे धर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो त्रेता युग तक अगर नाम क्रिएट हुआ, जब पूरा त्रेता युग खत्म हुआ तो नाम ही आया, सिर्फ नाम आए थे। क्या? एक राम का और रावण का, यानी एक विचार था और एक विकार था, ठीक है ना, इसके सिवाय कुछ नहीं आया। फिर धर्म आया, ठीक है ना, नाम से धर्म, ज्ञान, धर्म क्रिएट हुआ और धर्म से फिर विज्ञान क्रिएट हुआ, ठीक। कलयुग में जो आया फिर जीव उत्पन्न हुआ, भोग उत्पन्न हुआ और भोगी उत्पन्न हुआ। तो ये सारी व्यवस्था है, और भोग और भोगी उत्पन्न हुआ तो भोगी ने भोग और भोगी तो उत्पन्न हुआ, फिर एक मानव, एक और रचना हुई जिसे मानव कहते हैं। भोग और भोगी, उसके बाद एक रचना हुई मानव की, ठीक है ना। मानव की रचना हुई तो उसने सारी की सारी व्यवस्थाएं उल्टी कर दी, उसने अविज्ञान भी लाया और विज्ञान भी लाया। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज़ें।